Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको रिसेंटली बेल है वो ग्रांट किया गया था। आप देखिए कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि जल्दी उनके द्वारा क्विट किया जाएगा, रिजाइन किया जाएगा और दिल्ली के वहाँ पे जो अर्ली फेज ऑफ इलेक्शंस है वो वहाँ पे कंडक्ट होंगे। तो स्टूडेंट, दिल्ली के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप देखिए कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ लिमिटेशंस है उनको भी वहाँ पे इम्पोज किया गया था कि जो स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर पुलिस भी है, पब्लिक ऑर्डर है और लैंड है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो लॉ मेकिंग फ्रेमिंग का जो पावर है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको यहाँ पे नहीं दिया गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स? पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, पुलिस के अलावा पब्लिक ऑर्डर है और लैंड है। तो आप देखिए कि ये जो पावर है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो 70 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि काफ़ी बार हम 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में रीड करते हैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसके रिगार्डिंग में है? हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके लिमिटेशन के पर्सपेक्टिव से। अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि कितने पर्सनस को यहाँ पे मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जाएगा। इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले आपको जो लिमिटेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता था। बट आप देखिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक लिमिटेशन है उसको इम्पोज किया गया कि ओनली जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके जो 15% मेंबर्स हैं उन्हीं को आप यहाँ पे एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट कर सकते हो। स्टूडेंट, दिल्ली के अंदर ये जो लिमिटेशन है आपको 10% का देखने के लिए मिलेगा। ओनली जो 7 पर्सन है उनको यहाँ पे मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर को, दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे। अगर हम बात करें जो चीफ मिनिस्टर है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में दिल्ली के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट के थ्रू आपको जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। चीफ मिनिस्टर के द्वारा जब रिजाइन करना होता है तो उनका जो रेजिग्नेशन है वो भी प्रेसिडेंट को ही सबमिट किया जाता है। ओथ का जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ मिनिस्टर की जो ओथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको एलजी के थ्रू देखने के लिए मिलता है। एलजी के थ्रू आपको जो ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। बट जो चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट किया जाता है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है दिल्ली के रिगार्डिंग में। तो दिल्ली का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक और जानकारी होना चाहिए। आपको काफ़ी बार कुछ यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज है उनका नेम दे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो नहीं है। तो आप देखिए कि दिल्ली कम्प्लीटली अर्बन होने की वजह से वहाँ पे आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली के वहाँ पे आप देखिए कि पंचायत के जो इलेक्शंस हैं, सरपंच के जो इलेक्शन हैं उनका जो कंडक्ट है वो नहीं हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है, मणिपुर के वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस का जो न्यूज़ है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। मणिपुर के बारे में आप देखिए कि हमने काफ़ी बार उसके मैप के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है। वैली का जो एरिया है, हिली एरिया है, वैली के एरिया के अंदर में आपको जो 60% पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें मणिपुर का जो रामसर साइट है उसके बारे में, तो आप देखिए कि मणिपुर के वहाँ पे आपको एक रामसर साइट है वो देखने के लिए मिलता है। लोकटक जो लेक है वो वहाँ पे जो रामसर साइट है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम वहाँ पे नेशनल पार्क के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि मणिपुर के वहाँ पे ही आपको जो कैबुल लामजो नेशनल पार्क है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कैबुल लामजो नेशनल पार्क के अंदर जो संगाई डियर्स हैं, जो मणिपुर का आपको स्टेट एनिमल देखने के लिए मिलता है। संगाई डियर कौन से हैं? तो आप देखिए कि बेसिकली जो कैबुल लामजो नेशनल पार्क है, लोकटक लेक का जो एरिया है कैबुल लामजो नेशनल पार्क है, वहाँ पे लेक के एरिया के अंदर कुछ फुमडीज हैं वो यहाँ पे क्रिएट होते हैं। और बेसिकली स्टूडेंट जो फुमडीज हैं वो यहाँ पे स्विंग करते हैं, इन्हीं के ऊपर जब यहाँ पे जो संगाई डियर है वो प्रेजेंस हुआ करता है। तो दूर से जब उसका जो अपीयरेंस है वो इस तरीके से होगा कि वो डांसिंग सिचुएशन के अंदर में है, इसी वजह से संगाई डियर को डांसिंग डियर के नाम से भी जाना करते हैं। तो ये मणिपुर का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से है,
महाराष्ट्र के वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होंगे नवंबर के मंथ के समय में, ऐसा एक स्टेटमेंट पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया गया है। आप देखिए कि दिल्ली के जो इलेक्शंस हैं, दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। कौन से ऐसे इलेक्शंस हैं जो यहाँ पे स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? तो स्टूडेंट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हुआ करते हैं वो आपको स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो डे ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बारे में है। स्टूडेंट्स 15 सितंबर का जो डे है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए कि ये जो डेमोक्रेसी डे का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हुआ था 2007 के समय में। 2007 के समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिगार्डिंग में 15 सितंबर को अडोप्ट किया गया वहाँ पे एज ए डेमोक्रेसी डे के रिगार्डिंग में। डेमोक्रेसी डे का जो आप देखिए कि यहाँ पे जो रैली है जो पर्सन्स के द्वारा जो शो किया गया है उसके बारे में बताया गया कि मैसूर का जो यहाँ पे मैसूर प्लेस है उस एरिया के अंदर में इसका जो बेसिकली जो डेमोक्रेसी डे के रिगार्डिंग में जो रैली है वो देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स अगर हम डेमोक्रेसी डे के बारे में ही डिस्कस करें तो 2024 का जो डेमोक्रेसी डे है उसका जो थीम है वो रखा गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको किस तरीके से नेविगेट करना है फॉर द गवर्नेंस एंड सिटीजन्स के इंगेजमेंट के रिगार्डिंग में। तो एआई के पर्सपेक्टिव से है कि एआई का किस तरीके से यहाँ पे नेविगेट करना है, उससे किस तरीके से इंगेज करना है गवर्नेंस के सेक्टर के अंदर में, या सिटीजन्स का जो इंगेजमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें मैसूर प्लेस के पर्सपेक्टिव से तो मैसूर प्लेस आप देखिए कि मैसूर के वहाँ पे सिचुएटेड है। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान से पहले वहाँ पे कौन सा डायनेस्टी है वो रूल किया करता था? वाडियार डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वाडियार डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, वाडियार डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा ही बेसिकली जो मैसूर प्लेस है उसको कंस्ट्रक्ट है वो किया गया है। मैसूर के वहाँ पे आप देखिए कि हेरिटेज साइट भी है। लास्ट ईयर जो हेरिटेज साइट है होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं जो कि स्टार शेप के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टार शेप उनका एक ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो हुआ करता है। होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं तो उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है उन टेम्पल्स का जो प्रेजेंस है, जो मेजर जो टेम्पल्स हैं वो उनका जो प्रेजेंस आपको मैसूर के वहाँ पे ही, मैसूर जो डिस्ट्रिक्ट है उसी एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेफा वायरस के पर्सपेक्टिव से है। नेफा के रिगार्डिंग में एक पर्सन का जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। यहाँ पे कंफर्म किया गया है कि नेफा वायरस के रिलेटेड ही ये डेथ है। तो आप देखिए कि 2023 के समय भी केरल के वहाँ पे जो नेफा वायरस से रिलेटेड जो आपको जो डेथ है वो देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए उससे पहले 2018 के समय नेफा वायरस के जो केसेस हैं वो सामने आए थे। तो स्टूडेंट्स नेफा वायरस के पर्सपेक्टिव से या नीफा वायरस के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को अगर हम डिस्कस करें, क्या ये एक जूनोटिक डिजीज है? जूनोटिक डिजीज क्या हुआ करती है? ऐसी डिजीज जिनका एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर स्प्रेड हुआ करता है। तो यस स्टूडेंट्स, निफा वायरस इज वन काइंड ऑफ जूनोटिक डिजीज है। कब इनका जो फर्स्ट टाइम आपको आउटब्रेक देखने के लिए मिलता है? 99 के समय में। आप देखिए कि मलेशिया के वहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में जो मलेशिया है वहाँ पे इसका जो फर्स्ट टाइम जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिला था पिग फार्म के वहाँ पे। जो पिग फार्म्स हैं वहाँ पे इनका जो फर्स्ट टाइम जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिला। फिर स्टूडेंट 2001 के समय जो बांग्लादेश है वहाँ पे भी इसका जो आउटब्रेक है वो ऑब्जर्व किया गया। और स्टूडेंट्स उसके बाद भी आपको जो पिग फार्म्स है उससे इसका जो वायरस है वो आपको फ्रूट बेड्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में जो केरल के वहाँ पे जो इसका इन्फेक्शन जो क्रिएट होता है फ्रूट बेट के द्वारा ही वायरस है उसको कैरी किया जाता है। उनके द्वारा कोई इन्फेक्टेड जो यहाँ पे आप देखिए कि फ्रूट बेट के द्वारा किसी फ्रूट को बाइट किया गया और फ्रूट को बाइट करने के बाद में वो इन्फेक्टेड है जो डिस्ट्रॉयड है उसी को किसी पर्सन के द्वारा कंज्यूम किया गया है। तो निफा वायरस का जो यहाँ पे स्प्रेड होने के जो चांसेज है वो इंक्रीज हो सकते हैं। आप देखिए कि 2018 के समय में जब ये निफा वायरस के केसेस का आउटब्रेक हुआ था उस समय इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिला था कि इन्फेक्टेड जो बनानाज हैं
उसके थ्रू यहाँ पे जो फ्रूट बैट के द्वारा उसको बाइट किया गया है, बनाना को, उसी को कंज्यूम कर लिया गया है, तो वायरस है वो स्प्रेड कर सकता है। पर काफ़ी बार आप देखिए कि इस तरीके का जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से जो बनाना है या फ्रूट इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो जूनोटिक डिजीज है, सिम्टम्स आप देखिए कि सिमिलर आपको फीवर का जो कंडीशंस हैं, जॉइंट पेन है, ये सब आपको जो बेसिक काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। क्या इसका कोई वैक्सीन है वो अवेलेबल है? इमरजेंसी यूज के रिगार्डिंग में जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया था, बट बेसिक जो डायरेक्टली आप देखिए कि नीफा वायरस के रिगार्डिंग में भी जो वैक्सीन है उसका जो डेवलपमेंट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो नीफा वायरस के बारे में था, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया। सिंगल स्ट्रैंड जो एनक्लोज आरएनए वायरस है, ये जो नीफा वायरस है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उनके द्वारा रेलवे से यहाँ पे जो जवाब है वो मांगा गया है कि कुछ ऐसे भी पर्सन्स है क्या उनके द्वारा जो फिट हैं और डिसेबल जो पर्सन्स का जो सर्टिफिकेशन है उनके द्वारा यूज किया गया, तो उसका जो जानकारी है वो आप अवेलेबल करवाइए। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स ऐसे काफ़ी सारे केसेस सामने आए हैं। इवन स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी के अंदर भी ऐसे जो केसेज हैं उनको उनकी रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक तो रिसेंटली केस था जिसके अंदर में जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका मिसयूज है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे सीआईसी के पर्सपेक्टिव से, हम पहले डिस्कस करते हैं, सीआईसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके थ्रू इनको सेटअप किया गया था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर पब्लिक अथॉरिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी कौन है इसके एक्ट के अंदर ही उसको डिफाइन किया गया है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा गवर्नमेंट से जो फंड है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से लिया जाता है, या गवर्नमेंट के साथ में उनका जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो पब्लिक अथॉरिटी है। पब्लिक अथॉरिटी का मेन वर्क क्या है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर है, पीआईओ है, उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। पीआईओ के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आप फाइल करोगे आरटीआई एक्ट के थ्रू उस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि रेलवे के रिगार्डिंग में, तो उनका जो पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनके द्वारा ये जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना होगा। क्या स्टूडेंट जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर कोई लिमिटेशन भी है कि कितने समय के अंदर आपको इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना है? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि ये एक्ट है वो किसके थ्रू आया इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में, कब, इस कितने दिनों के अंदर जो जवाब है वो मिलना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पे क्या कोई फ़ी का भी पेमेंट आपको करना होता है? अगर आपको आरटीआई फाइल करना है, क्या कोई फ़ी भी आपको पे करना होगा? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने आरटीआई फाइल नहीं किया है तो ये आपका एक राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स आप अपना किसी वर्क के लिए रिगार्डिंग में आरटीआई को ज़रूर से फाइल कीजिए। फाइल करना आपको जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए। बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन के जो लोग हैं उनके द्वारा हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल के थ्रू ही ये जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो इसी जो यूनियन गवर्नमेंट का जो टर्म है उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लास्ट ईयर आप देखिए कि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद साहब, उनका लीडरशिप के अंदर एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन को कब कंडक्ट करना है, क्या कंडीशन सुटेबल है या नहीं है हमारे कंट्री के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये वन नेशन वन इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से स्टेटमेंट है वो दिया गया है कि इसी टर्म के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। क्या इंडिया के अंदर कभी वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, या साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता था? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन आपको नहीं शेयर किया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए एक आपको जो सीआईसी है, चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर में। एक तो आपको यहाँ पे सीआईसी है, सीआईसी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मोर देन 10 से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको नहीं अपॉइंट किया जाता है। 65 इनका जो मैक्सिमम एज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि एक यहाँ पे कमेटी हुआ करता है, पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर में, और जो यूनियन कैबिनेट है जिनको नॉमिनेट किया गया है पीएम सर के द्वारा, तो उन 3 पर्सन्स का जो कमेटी है उनके थ्रू इनका जो सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं सीआईसी के अपॉइंटमेंट के बारे में। सीआईसी को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सीआईसी को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है
जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका लीडरशिप के अंदर एक कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे यहाँ पे जब 1950 के समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का अडोप्शन का जो डेट है वो क्या है स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अडोप्शन का डेट है 26 नवंबर 1949 जो कि आपको प्रियम्बल को जब आप रीड करोगे तो उसके अंदर भी ये जो अडोप्शन का जो डेट है वो देखने के लिए मिलेगा। कमेंसमेंट का जो डेट है वो क्या है 26 जनवरी 1950। और ये जो डेट है वो क्यों रखा गया था, 1930 के समय में जब 29 के अंदर में कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था। 1929 का कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ, लाहौर के अंदर में। किसके द्वारा हेड किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसमें एक ओथ है वो लिया गया था कि जो 26 जनवरी है 26 जनवरी है 1930 का, इसको ऐसे बेसिकली पूर्ण स्वराज दिवस के रूप से सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी वजह से अडोप्शन एंड कमेंसमेंट के अंदर में आपको 2 मंथ का जो गैप है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये अडोप्शन एंड कमेंसमेंट के बारे में था। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वो कंडक्ट हुए थे 1951-52 के समय में। तो आप देखिए कि उस समय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उनको भी कंडक्ट किया गया था। फिर आपको आर्टिकल जो 356 है जो प्रेसिडेंट रूल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेसिडेंट रूल केरल के वहाँ पे इम्पोज किया गया था 1959 के समय में। और स्टूडेंट्स 1967 के समय में 1967 के समय में आपको ये जो साइकिल है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो साइकिल है उसके अंदर चेंजेज आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आप देखिए कि समय समय पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। अब प्रेजेंट समय में हरियाणा के वहाँ पे, हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस है प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट इलेक्शंस महाराष्ट्र के वहाँ पे कंडक्ट होंगे, दिल्ली के द्वारा भी चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिजाइन किया जाएगा। अर्ली फेज के अंदर इलेक्शंस होंगे तो आप देखिए कि उनको भी नवंबर के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा। फिर फरवरी के वहाँ पे आपको झारखंड के वहाँ पे जो इलेक्शंस है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट जो इलेक्शन साइकिल है, इलेक्शन साइकिल के अंदर कंटिन्यूस इलेक्शंस होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पोज होता है, पॉलिसी पैरालिसिस का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को डील करने के रिगार्डिंग में साइमल्टेनियस इलेक्शन को कंडक्ट करने के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट साइमल्टेनियस इलेक्शन तो आप देखिए कि डिस्कस किया गया, क्या इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। स्टूडेंट्स सभी जो यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। जो रीजनल जो यहाँ पे मुद्दे हैं, रीजनल जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लेस डिस्कशन हो सकता है। रीजनल पार्टीज को आप देखिए कि जो नेशनल अगर इलेक्शंस होते हैं तो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो बिग प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड हो सकता है। रीजनल पार्टीज का जो प्रेजेंस है वो डिक्लाइन हो सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आप देखिए कि यहाँ पे जो आई का जो ऑपरेशन है, आँखों का जो ऑपरेशन है, उसके रिगार्डिंग में बताया गया कि कुछ वहाँ पे इन्फेक्शन का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। अब आपके लिए यहाँ पे एक बेसिक जो होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि हमारा जो आपने काफ़ी बार लेंस के बारे में रीड किया होगा, ऑप्टिक्स अगर आपने रीड किया हो 9th-10th के अंदर में, या अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, ऑप्टिक्स अगर टॉपिक आपने रीड किया हो, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स के अंदर 2 टाइप ऑफ लेंस हुआ करते हैं, कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। तो स्टूडेंट जो हमारा ह्यूमन बीइंग का जो आई हुआ करता है, हमारे जो ह्यूमन बीइंग का जो आई हुआ करता है, इसके अंदर कौन सा जो लेंस है वो हुआ करता है, क्या कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे है, या कॉनकेव जो लेंस है वो हमारी ह्यूमन बीइंग का जो आई है उसके अंदर हुआ करता है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका ये होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिजिटल एज के, डिजिटल का जो ये जो प्रेजेंस है उसके बारे में है। और आप देखिए कि अभी हमने 15 जो सितंबर का जो डे है डेमोक्रेसी डे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो बेसिक डिस्कस यही किया गया है, जब यूरोपियन यूनियन से आप देखिए कि ब्रिटेन को एग्जिट करना था, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को एग्जिट करना था, तो उसको ब्रेग्जिट का जो नाम है वो दिया गया था, ब्रिटेन का जो एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। और उस समय आप देखिए कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर जो पोस्ट है वो देखने के लिए मिला करते थे कि क्यों यहाँ पे ब्रिटेन को एग्जिट करना है यूरोपियन यूनियन से,
रेफरेंडम कंडक्ट हुआ, रेफरेंडम के अंदर में वहाँ पे ब्रेग्जिट से जो यहाँ पे ब्रिटेन से जो एग्जिट है उसको यहाँ पे आप देखिए कि जो मोर वोट्स हैं वो यहाँ पे सिक्योर हुए थे उस रेफरेंडम के दौरान में। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इस टॉपिक को हमने क्यों डिस्कस किया है, आप देखिए कि काफ़ी बार प्रेजेंट समय में जो डिजिटल प्रेजेंस है, जो सोशल मीडिया है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। आपका जो इन्फ्लुएंस है उसको करने के रिगार्डिंग में सोशल मीडिया को यूज किया जाएगा। वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपना जो यहाँ पे जो अपना जो प्रोपोगेंडा है या परसेप्शन को जो बिल्ड करना है उसके रिगार्डिंग में भी सोशल मीडिया का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया गया था कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनका वॉइस को नहीं सुना गया है, ऐसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं हैं, वो अपना वॉइस को रेज कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे। बट आप देखिए कि इन प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग में भी जो डबल एज स्वॉर्ड है उसके बारे में बताया गया है कि अब परसेप्शन को बिल्ड करने के रिगार्डिंग में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इसका यूज किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इंगेजमेंट, अपने वोटर्स से इंगेजमेंट को यहाँ पे शो करना हो, अपने जो कोर वोटर्स हैं उनको आप देखिए कि कंटिन्यूस इंगेज करना हो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में सोशल मीडिया का किस तरीके से यूटिलाइजेशन है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया कि आप देखिए कि डिजिटल कैंपेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा डिजिटल जो कैंपेनिंग है वो किया जाता है। इसके अंदर में आपको यहाँ पे आप देखिए कि जो इलेक्टोरल जो स्ट्रेटजीज हैं उनको यहाँ पे मेन सेंटर में रखते हुए रीजनल पार्टीज का जो प्रेजेंस है वो आपको लेस देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो बिग प्लेयर्स हैं, जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स आता है तो उस समय कहा गया था कि ऐसे लोग जिनका वॉइस को नहीं रेज किया गया वो अपना वॉइस यहाँ पे रेज कर सकते हैं। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया ही गया है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको यहाँ पे मोर बेनिफिट है वो रिसीव होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या डिजिटल जो यहाँ पे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। क्योंकि आप देखिए कि उनके पास में मोर यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस इस तरीके से किया गया है कि रिसेंटली जो कर्नाटका स्टेट के जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे वहाँ पे आप देखिए कि दो हमारी जो नेशनल जो बिग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा काफ़ी सारा जो पैसा है उसको खर्च किया गया था। उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है आप देखिए कि कैंपेनिंग के रिगार्डिंग में उसका जो 52% या 55% के आसपास जो मनी है उसका आपको करोड्स के अंदर में है। स्टूडेंट्स, करोड्स के अंदर जो पैसा है 52% ऑफ द टोटल कैंपेनिंग मनी वो आप देखिए कि यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंगेजमेंट या डिजिटल जो यहाँ पे कैंपेनिंग किस तरीके से किया जाए उसी के अंदर में आपको उसका जो खर्चा है वो देखने के लिए मिलेगा। जो कन्वेंशनल रूट हुआ करते थे पहले, आप देखिए कि एक टर्म यूज की जाती है पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में, झंडे और डंडे की लड़ाई। झंडे मीन्स की जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है, डंडा मीन्स डेट उसी सिंबल को यूज करते हुए जो पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो अप्रोच करेंगे, सिंबल को लोगों तक पहुंचाना है, पॉलिटिकल पार्टी का जो प्लेटफॉर्म्स है उसको क्रिएट करना है, सोशल बेस है उसको क्रिएट करना है। तो आप देखिए कि जो झंडे डंडे का जो कन्वेंशनल जो टूल्स हुआ करते थे, फ्लैग को यूज करना है, उसके रिगार्डिंग में अब आपको जो यहाँ पे इलेक्शन के अंदर में जो एक्सपेंस है वो ओनली 15% या 10% इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। सोशल मीडिया एक नया जो सोशल डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, एक नया यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो इमर्ज हुआ है। बट यहाँ पे बिग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ही बेनिफिट है, बिग प्लेयर्स को ही बेनिफिट है। रीजनल पार्टीज का जो वॉइस है वो आपको काफ़ी कम है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग में अब यहाँ पे किस तरीके से जो चेंजेज है वो किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि डिस्पैरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर के अंदर ही। फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज अच्छे हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं प्रोवाइड करता है डिजिटल इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो। तो डिस्पैरिटी को रिमूव करने के बारे में कहा गया। जो कंटेंट है उसके भी रेगुलेशन के बारे में बताया गया है कि कंटेंट के रेगुलेशन के रिगार्डिंग में हमारे जो डिजिटल सोशल मीडिया जो आप देखिए कि रूल्स के जो कमिटीज उन रूल्स के थ्रू जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट किया गया था उनके द्वारा यहाँ पे जो कंटेंट है उसको रेगुलेट करना चाहिए, कोई प्रोपोगेंडा है वो ना कैरी आउट किया जाए।
प्लेटफॉर्माइजेशन के बारे में भी कहा गया है कि टू मच प्लेटफॉर्म्स है वो क्रिएट हुए हैं, गूगल है, मेटा है, उनके अंदर भी डिफरेंस है कि गूगल के द्वारा आप देखिए कि गूगल एड्स के थ्रू कितना पैसा है वो इंगेज किया गया। अभी हमारे इलेक्शन के अंदर में हमारा जो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मोर देन 100 से ज़्यादा आप देखिए कि जो करोड़ पैसे हैं गूगल एड्स के अंदर में यहाँ पे कैंपेनिंग के अंदर यूज किया गया था। ये जो गूगल एड्स है जहाँ पे थर्ड पार्टी जो कैंपेनर है उनके द्वारा कैंपेनिंग को स्पॉन्सर किया जाता है, उनके द्वारा कैंपेनिंग किया जाता है। तो थर्ड पार्टी जो कैंपेनर्स हैं वो बेसिकली एक ऑफशोर आइलैंड के रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए कि मनी को डाइवर्ट करने के रिगार्डिंग में जो ऑफशोर आइलैंड्स हुआ करते हैं, ऑफशोर आइलैंड्स कहाँ पे, जो कि कम पैसा, वहाँ पे जो टैक्सेशन है वो कम लगता है और राउंड ट्रिपिंग करके अपना जो ब्लैक मनी है उसको वाइट किया जाता है, या आप देखिए कि जो बेनिफिट्स रिसीव होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में बताया गया है कि ऑफशोर आइलैंड के रूप से जो थर्ड पार्टी कैंपेनर है वो यहाँ पे वर्क करते हैं। कंटेंट मोर अलार्मिंग रेंज के अंदर में है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुआ है, पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ है। तो कंटेंट का जो रेगुलेशन है वो एक इम्पोर्टेंट पिलर है। कंटेंट को रेगुलेट करना है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। टू मच जो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वो भी, उसके भी रेगुलेशन का एक कमेटी होना चाहिए। और आप देखिए कि जो गेम है, जो इलेक्शन का जो कंप्लीट गेम है उसके रूल्स चेंज हो गए हैं। जैसे हमारे यूपीएससी का पेपर चेंज हो गया, 2017-18 के समय प्रीलिम्स डिफरेंट हुआ करता था, प्रेजेंट समय में जो प्रीलिम्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो आप देखिए कि जो गेम है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। बट जो रूल बुक है, जो यहाँ पे हमारा इलेक्शन को जो कंट्रोल करना या उसको रेगुलेट करने का जो बॉडीज हैं, उनके जो रूल बुक के अंदर जो रूल्स हैं वो आपको ओल्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 15 सितंबर का जो डे है वो डेमोक्रेसी का डे है। हमें रूल्स को भी अपडेट करना चाहिए समय के साथ में, क्योंकि यहाँ पे जो गेम है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है। हमारे जो NSA सर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके द्वारा रसिया के वहाँ पे विजिट किया गया था। ब्रिक्स के आप देखिए कि जो NSA का मीटिंग है वो यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और आप देखिए कि चाइना और साउथ अफ्रीका है, ये 5 कंट्रीज हैं। बट इसका लास्ट ईयर इसको एक्सपेंड भी किया गया था ब्रिक्स की मीटिंग को, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया था ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर में। यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इजिप्ट है और इथोपिया है। आप देखिए कि इन कंट्रीज़ के अलावा कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं उनके द्वारा डिमांड किया गया कि हमें भी ब्रिक्स के अंदर ऐड किया जाए। तो इस साल जब मीटिंग होगा, कंडक्ट होगा ब्रिक्स का, तो फर्स्ट टाइम आपको जो न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया है, कौन कौन से मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स? यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है। तो आप देखिए कि 3 तो आपको जो मिडिल ईस्ट का जो पार्ट है, जो अरेबियन कंट्रीज है, वहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपको इजराइल के पास्ट में आप देखिए कि इजिप्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से इथोपिया है। ये 2 कंट्रीज आपको वहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो टोटल आप देखिए कि इन कंट्रीज को यहाँ पे ऐड किया गया है फर्स्ट टाइम में। स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं उनका भी मीटिंग हुआ, डिसंगेजमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। इंडिया के द्वारा जो यूक्रेन के वहाँ पे रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजोल्व किया जाए, इंडियन पीएम का जो मीटिंग है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, उन सभी के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है। NSA सर का जो इंगेजमेंट है उसके बारे में, मिनरल सेक्टर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मिनरल्स के रिगार्डिंग में 2012 के समय के जो कैग का जो रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में जुडिशियल जो केसेज हैं, जुडिशियल जो इंटरवेंशन है माइंस एंड मिनरल सेक्टर के अंदर में आपको 2015-16 के समय देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, उसी को देखते हुए हमारे PM सर के द्वारा माइंस एंड मिनरल्स का जो 1957 का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया। क्या आप देखिए कि दिए तले अंधेरा का एक आपने कभी रीड किया होगा हिंदी के अंदर में, दिया है, सपोज कीजिए दिया है, और दिए के नीचे ही आपको अंधेरा है वो देखने के लिए मिलेगा। जो डार्कनेस है वो आपको लाइट के नियर बाई ही आपको देखने के लिए मिलता है। ये लाइट है बेसिकली ट्रेडिशनल लाइट, दिया जो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने इसको क्यों डिस्कस किया, हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो वहाँ पे आप देखिए कि मिनरल जो एनर्जी रिसोर्सेज के रिगार्डिंग में एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बट वहाँ पे ही जो बेसिक एमिनिटीज हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नहीं है जो मिनरल्स के रिगार्डिंग में जाने जाते हैं। कंट्री का जो मिनरल सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा माइंस एंड मिनरल्स का जो एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया 1957 के समय का ये एक्ट है। माइंस एंड मिनरल्स जो रेगुलेशन एक्ट है उसको अमेंड करते हुए
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उसको क्रिएट किया गया। ये बेसिकली आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र, खनिज मीन्स मिनरल हुआ करता है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र, खनिज का जो रीजन है, तो कल्याण योजना है उसको स्टार्ट किया गया था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंदर में किसी भी प्रोजेक्ट का 1% पैसा है, किसी भी प्रोजेक्ट का 1% पैसा है वो रखा जाएगा, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है, बेसिक एजुकेशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है, रोड है, हॉस्पिटल है, और भी काफ़ी सारा जो बेसिक बेसिक थिंग्स है उनको प्रोवाइड करना है उस 1% मनी के थ्रू में। ये आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी यहाँ पे रोल देखने के लिए मिलता है, जो डीएम है उनके अंडर में ये जो मनी है उसको एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए हैं पिछले 10 साल के अंदर में। 10 ईयर का समय हो चुका है गवर्नमेंट के द्वारा जब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को इस्टेब्लिश किया गया, तो 10 ईयर के अंदर में 1 लाख करोड़ रुपए हैं वो डिपॉजिट हुए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन जो कम्युनिटी सेंट्रिक डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। खनिज क्षेत्र जो खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के थ्रू में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के थ्रू में 3 लाख प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। 645 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 23 स्टेट्स हैं हमारे, जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उड़ीसा के वहाँ पे आप देखिए किसी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को यूज करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन है वो किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के वहाँ पे एक जगह है कटनी, मध्य प्रदेश के वहाँ पे एक जगह है कटनी, वहाँ पे आप देखिए कि ड्रोन का जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड किया जाता है इसी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो पैसा है उसको यूज करते हुए। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि क्रिटिकल जो मिनरल्स है, नेशनल जो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग में जो हमारा मिशन है उसके द्वारा भी हमारा जो काबिल नाम का जो पीएसयू है, जिनके द्वारा इंडिया से बाहर के अंदर में जो मिनरल्स के रिगार्डिंग में एक्सप्लोरेशन किया जाता है, तो स्टूडेंट्स काबिल के द्वारा भी डीएमएफ का एक डिजिटलाइजेशन के रूप से डीएमएफ का जो डिजिटल यहाँ पे प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप किया जाए, कहाँ पे उसका जो पैसा है वो खर्च हुआ है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी हो। हमारे जो आप देखिए कि एसडीजी गोल्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए इन डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर में, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उसको यूटिलाइज करते हुए। तो इंडिया का जो मिनरल इकोसिस्टम है उसको किस तरीके से एक ह्यूमन टच है वो देने का कोशिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, प्रधानमंत्री जो खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है उसके थ्रू में, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। रूरल अर्बन के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। स्टूडेंट्स, जब भी हम रूरल एंड अर्बन के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे जो एम के गांधी हैं उनके द्वारा कहा गया था कि इंडिया का जो सोल है, इंडिया का जो आत्मा है वो रूरल एरियाज़ के अंदर रहा करता है। जो हमारे ग्रामीण एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको इंडिया का जो सोल है, रूरल एरिया इज़ द रियल इंडिया, ये आपको काफ़ी बार एक कोट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ये सही बात है, बट कंटिन्यूस हमारे यहाँ पे रूरल एरिया से अर्बन एरिया के लिए माइग्रेशन हुआ है, कंटिन्यूस माइग्रेशन हुआ है। 21 सेंचुरी को तो बेसिकली अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में ही कहा गया है। माइग्रेशन यहाँ पे क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर एक तो ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, एग्रीकल्चर के अंदर इंगेजमेंट है लोगों का, बट आप देखिए कि उस तरीके से जो मनी मेकिंग है वो नहीं हो पाता है, वो पॉसिबल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो सही नहीं है। तो आप देखिए एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर आपको कुछ वर्क को कैरी आउट करना है तो आपका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो ज़रूरी है। फाइनेंशियल सपोर्ट टेक्निकल स्टाफ के रिगार्डिंग में आपको जो हाई ब्रिड वेराइटी के जो वेराइटी के जो सीड्स हैं वो चाहिए यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से आपको एस्पिरेशन के रिगार्डिंग में जो अर्बन एरियाज़ हैं वो ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी है उसके रिगार्डिंग में जो लोग हैं वो अप्रोच करते हैं इसके बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में, आप देखिए कि लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग में 31% वो अर्बन एरिया के अंदर लोग हैं वो रहा करते हैं। अगर हम बात करें अब प्रेजेंट समय में जो एस्टिमेशन है डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर में, उसको 35 to 36 है वो बताया जाता है, और ये माइग्रेशन आपको आने वाले समय के अंदर और भी ज़्यादा है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमको ज़रूरत है कि हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि हमने स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी जो मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है उसको लॉन्च किया गया था।
अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में आपको जो 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे कि उनको बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉपर वे में जो बेसिक थिंग्स है वो प्रोवाइड किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, पीपल्स का मूविंग है अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है, प्रेजेंट समय में सेंटर के पास ही कंप्लीट हुई फाइनेंस है, और आप देखिए कि जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनके पास में जो टैक्स कलेक्शन का जो पावर है, उनके द्वारा जो टैक्स है वो भी काफ़ी कम है, वो कलेक्ट किए जाते हैं। केरल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 90% जो पॉपुलेशन है वो आपको अर्बन एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अमृत के बारे में डिस्कस किया गया, जो ऑगमेंटेड हमारा एक मिशन लॉन्च किया गया था, अमृत मिशन। अमृत के अंदर में आप देखिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं कहा गया है, जो आपको स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हमें हमारे अर्बन एरियाज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, तो सभी एरियाज़ के अंदर हमें ध्यान देने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट जब भी हम श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, वहाँ पे 2022 के समय आप देखिए कि पीपल्स का जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिला था। अब वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं श्रीलंका के वहाँ पे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक तो आपको इसका जो इंडिया के साथ में जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। श्रीलंका सपोज कीजिए इस तरीके से पर्सन से वो अज्यूम करते हैं, श्रीलंका इस तरीके से नहीं सिचुएटेड है। इस तरीके से आपको जो श्रीलंका का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। ये जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है वो है जाफना स्टेट, जहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन पाया जाता है। नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर तमिलियन पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है वो उस समय उनका डोमिनेशन हुआ करता था श्रीलंका सिविल वॉर की सिचुएशन के दौरान में। श्रीलंका का जो कैपिटल है कोलंबो, यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे कोलंबो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो कैंडी नाम का जो सिटी है, यहाँ पे आप देखिए कि गाले नाम का एक सिटी है वो सिचुएटेड है। काफ़ी बार आपने हम्बन तोता नाम का जो पोर्ट है उसके बारे में सुना होगा। हम्बन तोता यहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, हम्बन तोता पोर्ट है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये श्रीलंका के बारे में था। क्या स्टूडेंट्स श्रीलंका जो इक्वेटर है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है? यस स्टूडेंट्स, इक्वेटर का जो पास है वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। श्रीलंका तो आप देखिए कि इक्विवेलेंट लगभग हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसी के यहाँ पे पैरेलल के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है, उसी के इक्वल जो लाइन ऑफ डिग्री है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो श्रीलंका का जो सिचुएशन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि सिचुएशन के अंदर में काफ़ी सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए कि पेरिस जो क्लब है इंडिया के द्वारा भी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है श्रीलंका के वहाँ पे। स्टूडेंट्स आपने काफ़ी बार AM एंड FM के बारे में रीड किया होगा। AM एंड FM के बारे में, FM के बारे में तो आपने सुना ही होगा ज़रूर से। एवरी मोबाइल सेट के अंदर में जो FM रेडियो है वो आप देखिए कि हुआ करता है, तो उसका आपको फ्रिक्वेंसी भी पता होगा। तो स्टूडेंट्स AM एंड FM के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो AM में आपको बेसिकली जो एम्पलीफिकेशन मॉड्यूल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। AM क्या हुआ करता है? एम्पलीफिकेशन मॉड्यूल हुआ करता है। FM क्या हुआ करता है? FM आपको फ्रिक्वेंसी जो मॉड्यूल है वो देखने के लिए मिलता है। इस सिग्नल के पर्सपेक्टिव से इनको यूज किया जाता है। स्टूडेंट जो AM है एम्पलीफिकेशन जो मॉड्यूल है, इसका आप देखिए कि जो रेंज है वो हुआ करता है 538 किलो हर्ट्ज से लेकर 538 किलो हर्ट्ज से लेकर आप देखिए कि 1700 तक आपको इसका जो रेंज है वो देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जो सिग्नल मॉड्यूलिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट हुआ करता है। गुड क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स को सेंड करना है, रिसीव करना है, उसके रिगार्डिंग में तो ये AM जो है एम्पलीफिकेशन जो मॉड्यूल है, और जो FM है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, वो बेसिकली इसी का पार्ट है कि जो सिग्नल मॉड्यूलिकेशन के रिगार्डिंग में जिससे कि सिग्नल को सेंड किया जाए और रिसीव किया जाए। अब हमने यहाँ पे एम्पलीफिकेशन मॉड्यूल का जो फ्रिक्वेंसी रेंज के बारे में डिस्कस किया। FM का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो आपको 88 से लेकर 108 जो किलो हर्ट्स का जो एरिया है वहाँ तक आपको देखने के लिए मिलेगा। किलो हर्ट्स का जो एरिया है वहाँ तक। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि FM के जो सिग्नल्स हैं वो क्वालिटी आपको बेटर देखने के लिए मिलेगा, बट FM के जो सिग्नल्स हैं उनका एक रेंज, लिमिटेड रेंज है वो हुआ करता है। जो हमारे एम्पलीफिकेशन मॉड्यूल्स हैं उनका जो रेंज है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा कि दूर तक जो पर्सन्स हैं अपने रेडियो को यूज़ करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो रेडियो है वो शो किया गया है, रेडियो को यूज़ करते हैं और रेडियो के थ्रू उन्हें जो AM एम्पलीफिकेशन मॉड्यूल्स है उसके थ्रू यहाँ पे जो सिग्नल्स है वो रिसीव
किया जा सकता है किसी भी माउंटेन एरिया के अंदर में, किसी भी वैली के एरिया के अंदर में। एफएम के जो सिग्नल्स हैं वो आपको लिमिटेड एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट, टाइफोन का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, आप देखिए कहाँ पे ये क्रिएट हुआ, लाओस है, म्यांमार है, वियतनाम है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन सद्भाव है उसको लॉन्च किया गया है। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन सद्भाव है, उसे लॉन्च किया गया है। सद्भावना को बेसिकली शो किया गया है, सेंसिटिविटी को, सद्भाव है वो लॉन्च किया गया है। म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो तूफान यागी का जो इम्पैक्ट हुआ है उसी के रिगार्डिंग में। हमारा जो मेरीटाइम जो सपोर्ट है, जो यहाँ पे फूड सप्लाई है, डिफरेंट जो सप्लाईज हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के, वहाँ पे जहाँ पे पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, रोमानिया है, जहाँ पे भी आप देखिए कि हैवी रेनफॉल का जो सिचुएशन है, जो साइक्लोनिक जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेती के बारे में है, कैरिबियन सी के वहाँ पे सिचुएटेड है हेती। तो हेती के वहाँ पे कुछ ब्लास्ट हुआ उसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रांस से जो इंग्लैंड जाने के लिए जो इंग्लिश चैनल आपको देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर में आप देखिए कि बोट के अंदर डैमेज होने की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है जो इलीगल वे के अंदर में ब्रिटेन के वहाँ पे एंटर करना चाहते थे। फ्रांस से ये ब्रिटेन जाने का एक रास्ता है इंग्लिश चैनल। फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन है जिनके द्वारा इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया गया था? आरती शाह है। आपने आपका जो जीके का बुक है स्कूल के अंदर में आपने रीड किया होगा। आरती शाह फर्स्ट इंडियन पर्सन है जिनके द्वारा इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के द्वारा यूएस से सपोर्ट मांगा गया है। होतीज के द्वारा अटैक किया गया जो बेसिकली इजराइल के सेंट्रल पार्ट के अंदर में मिसाइल का अटैक हुआ है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश चैनल के बारे में, आप एक बार ज़रूर से रीड करना, आप इनका इंग्लिश चैनल का जो लोकेशन है वो ज़रूर से देखना। तो दिस इज ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।